अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ने चल रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तभी समझ आएगा जो बेसिक चीजें प्रकाश के परावर्तन में बताई हैं, वो जब जान जाए तभी प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं कि अगर एक पृष्ठ है, अब की बार इन पृष्ठ का नाम भी बता दे। क्या? यम एम डैश, इस पृष्ठ का नाम है। और अब की बार चिकनी सतह है कि नहीं है? नहीं है। तो इस पृष्ठ के ऊपर एक माध्यम है, मान ले हमारा हवा है यानी वायु, और नीचे वो दूसरा माध्यम ले ले, सघन माध्यम ले ले। चलो हम ले रहे कांच। क्या ले रहे? कांच। दूसरा माध्यम ले रहे कांच। अच्छा देखो, ये कौन है? हरी लाइन, इनका नाम अभिलंब। कहते हैं जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये माध्यम का नाम क्या बोलो? वायु। यानी वायु से कहाँ जा रही है? कांच में। तो जाना तो चाहिए सीधे सीधे, ठीक है, लेकिन ये अपने रास्ते से हट जाती है। जैसे ये कौन माध्यम है? वायु सरल माध्यम है, और कांच कठिन माध्यम है। आज तुम्हें जानना है कि सघन कौन है, सरल। तो तुम्हें बताओ, तुम भाग के देख ले। जैसे वायु है, वायु में भागेगा तेज भाग लेगा, लेकिन अगर शहद भर दे तो कम तेज भाग पाएगा। तो शहद कैसा माध्यम होगा? सघन। और वायु कैसा माध्यम होगा? सरल माध्यम होगा। तो ये सरल यानी विरल माध्यम, विरल कहे हो चाहे सरल। और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। कहते हैं कि जब एक मतलब आपतित किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है। अरे तुम्हें बताओ कैसे हटती है? सघन का मतलब होता है कि पास पास। जैसे मान लो 50 लड़के आज बैठे हैं इस क्लास में, अगर मैं 20-30 को और अलाउ कर दूं तो आयतन तो फिक्स रहेगा, लेकिन संख्या बढ़ गई। तो बताओ माध्यम कैसा होगा? सघन। कैसा होगा? सघन। लेकिन अगर 50 बैठे इसमें से 20 मैं निकाल दूं तो आदमी दूर दूर हो जाएगा। तो इस माध्यम का नाम विरल माध्यम। जब विरल माध्यम से कोई चीज सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है? पास पास। यानी जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, पास आ जाएगी ना, अभिलंब के पास आ जाती है। अच्छा उल्टा कर दे, अगर सघन से विरल में जाने लगे तो पास की बजाय दूर हो जाएगी, यानी कि अपने रास्ते से हट जाएंगी। और प्रकाश की इसी घटना का नाम प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? अपवर्तन। ये जो किरण यहाँ से निकलती है, इन किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है? अपवर्तित किरण। अच्छा देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से लिखते हैं, ये बात हो चुकी है। अच्छा ये कौन है? अपवर्तित किरण। और ये कौन है? अभिलंब। तो इनके बीच बने कोण का नाम आर, यानी अपवर्तन कोण आर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो तुम क्या जान पाए कि जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से हट जाती है। इसी घटना का नाम प्रकाश का अपवर्तन। लिख दे, जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है या हट जाती है? नहीं, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या किरण की यह घटना, किसकी? किरण की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अच्छा कोई तुमसे कहे कि सर जी ये बताओ कि सब परावर्तन और अपवर्तन में क्या खास बात है,
यही खास बात है कि परावर्तन में एक ही माध्यम में वापस लौटती है, जबकि अपवर्तन के लिए हमेशा कितने माध्यम की जरूरत? दो अलग अलग माध्यम की जरूरत। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है या हट जाती है, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सुनिए, मान लो जो आपतित किरण है इसका नाम दे दें ए। क्या नाम दे दें? ए। जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का नाम क्या दे दें? एन। और जो किरण निकलती है उस किरण का नाम क्या दे दें? बी नाम दे दें। तो ये नाम भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यन इनको नहीं, आपतन बिंदु ओ से लिख दें। किससे लिख दें? ओ से। तो ये जो किरण है यन डैश हो जाएगा अभिलंब, और इधर अगर माने तो यन डबल डैश कर दे। तो यन डबल डैश या यन डैश क्या है? अभिलंब है। ए यन कौन है? ये आपतित किरण है। यन से बी कौन है? बी कौन है? परावर्तित किरण है। ठीक है, तो कहेंगे जब एक आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है या हट जाती है, इसी घटना का नाम प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का। अच्छा, अपवर्तन का नियम, इनके भी नियम है। पहला नियम बिल्कुल वही है। क्या है बताओ? आपतित किरण, आपतित किरण, और दूसरी कौन किरण थी? नहीं, अब की बार हो गई अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और तीसरा कौन है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये तीनों किस तल में होंगे? एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होते हैं, होते। ठीक है, और इनका जो दूसरा नियम है वो कहते हैं कि किन्हीं दो माध्यम के लिए। चलो इतनी बात लिख लेते हैं, फिर उन बातों को बताते, दूसरे नियम को बताते हैं। लिखिए, देखो, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों कैसे होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। अच्छा, यही उनका था, किसका? मतलब परावर्तन का नियम था दूसरा नियम, और इनका पहला नियम ये है। और दूसरा नियम इनका है कि दो माध्यम के लिए, कितने माध्यम के लिए? हम जो पहले से जानते हैं कि अपवर्तन के लिए कितने माध्यम चाहिए? दो माध्यम चाहिए, एक सघन और एक विरल माध्यम चाहिए। अच्छा, तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब कलर फिक्स होना चाहिए प्रकाश का। आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, साइन को बोलते हैं ज्या। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात कैसा होता है? नियतांक होता है। देखो, आपतन कोण को मैंने क्या माना है? आई, और अपवर्तन कोण को क्या माना है? आर। इनको ज्या बोला है तो ज्या में साइन साइन लगा दिए, और कभी भी अनुपात बोले तो तुम समझ जाओ बटे को बोल रहा है, तो बटे में कर दिया। ये दोनों क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। यही अपवर्तन का नियम पूरा है। ठीक है, दूसरा नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक तल में होंगे किन्हीं दो माध्यम के लिए। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो बताओ, अब अपवर्तन हो जाएगा पूरा, नहीं हो जाएगा? हैं? हो जाएगा ना? इनको आप लिख लीजिए और बना लीजिए। अच्छा, कक्षा 10 की और 11-12 की साइंस की क्लास गुरु ज्ञान कोचिंग सेंटर भगड़वा में चलती है। जिन बच्चों को अपनी तैयारी करना है बोर्ड के पर्पज से, वो आ करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। धन्यवाद।